कहते हैं कड़ी मेहनत के साथ सही मार्गदर्शन भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार, मैं सिमरन और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे ही मार्गदर्शक व्यक्तित्व, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी, जो अपनी गहरी सोच, साहित्यिक समझ और प्रेरणादायक विचारों के लिए जाने जाते हैं। सर की बातों में अनुभव भी है और प्रेरणा भी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। सर, आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं वो निर्धारित है। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनमें भाग लेने वाले हैं। तो सर, आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर सकें ताकि वो पूरी आत्मविश्वास के साथ इन परीक्षाओं की तैयारी कर सके। तो सर, इसी के साथ हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में सर, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं आने वाले समय में निर्धारित हैं। तो सर, उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को आप अपनी तरफ से क्या खास सुझाव देना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आज के डेट में परीक्षार्थियों के लिए खासकर। देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं कि आयोग दो तरह की परीक्षाएं लेता है, एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव, जिसको OMR बेस्ड भी कह सकते हैं। जैसे अगर मेंस परीक्षा के पहले PT परीक्षा होती है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, एक सब्जेक्टिव टाइप का सिस्टम है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो OMR बेस्ड होगा। तो दो तरह की परीक्षाओं के लिए जिम्मेवार है BPSC। अभी हाल में जो डेट पब्लिश हुआ है AEDO का, जो टोटली OMR बेस्ड होगा। इस तरह की बहुत परीक्षाएं होगी जो OMR बेस्ड होगी। तो मैं अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा, OMR बेस्ड जितनी परीक्षाएं होती है उसकी तैयारी व्यापक कीजिए। जितना नॉलेज गैदर कर सकते हैं, जितना रिसोर्सेज आप लगा सकते हैं, उतना नॉलेज से रिसोर्सेज से गेन कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए। तभी आप के सामने जो भी सवाल गुजरेगा उसको आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं OMR बेस्ड एग्जाम में। दूसरी बात है, जो सब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है उसमें आपका डेप्थनेस ऑफ नॉलेज देखता है, कितना डेप्थ रखते हैं आप। तो उसकी भी तैयारी अलग तरह से की जाती है। दोनों के तैयारी का पैटर्न अलग अलग होता है। तो मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ कि दोनों तैयारी अलग अलग तरह से कीजिए। सब्जेक्टिव टेस्ट का परीक्षा जब होगा तो उसमें आपको रिटन टेस्ट देना होगा, लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखने का प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा करना होगा। सर, बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी के दौरान काफ़ी ज़्यादा तनाव और दबाव महसूस करते हैं। तो सर, ऐसे में वैसे अभ्यर्थी अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए क्या करें? कैसे बनाए रखें अपना आत्मविश्वास तैयारी के दौरान? देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा प्रतिस्पर्धा की परीक्षा है। ये सामान्य परीक्षा जैसे कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी में आप देते हैं उस तरह की परीक्षा नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड, इस तरह की मार्किंग होती है। यहाँ पर या तो इन होंगे या आउट होंगे। तो प्रतिस्पर्धा जहाँ कड़ी होगी वहाँ आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। और आपने सवाल पूछा है कि कैसे आत्मविश्वास बनाएं। तो आत्मविश्वास तभी आपके अंदर होगा जब आपकी पूरी तैयारी रहेगी। लैक ऑफ प्रिपरेशन, अगर तैयारी पर्याप्त नहीं है तो आत्मविश्वास आपके अंदर आ नहीं सकता है। तो आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए सबसे पहला है कि माइंडसेट और स्ट्रैटेजी एकदम तैयार रखिए और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहे। सर, अक्सर अभ्यर्थियों को यह समझ नहीं आता कि तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें कहाँ से और कैसे शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई किए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए हैं, इस सब तैयारी का ही पार्ट है। स्पेशली कोई कंपटीशन की तैयारी कहाँ से शुरू किए, सवाल बहुत रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि किस दिन से आप शुरू करेंगे ऐसी कोई ये नहीं रहती है, डेफिनेट नहीं रहता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो पढ़ाई के ही क्रम में चीज़ें तैयारी शुरू हो जाती है, वहीं से शुरू होती है। तो पहली बार अगर तैयारी कर रहे हैं तो जैसे अगर आप साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन होता है फॉर ऑल। एक ही पेपर सबके लिए काम करेगा, आप चाहे जिस बैकग्राउंड से आप आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन सिलेबस पर आपको काम करना है, एक कॉमन सिलेबस पर आपको पढ़ाई करनी है। तो ये शुरुआत जब आप करें तो जैसे कहते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन NCERT की किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी का जो बेसिक आइडिया है आपको NCERT किताब से मिलेगा। लेकिन सिर्फ NCERT के बल पर ही आपका रिजल्ट कभी नहीं निकलेगा, उसके लिए और वाइड रेंज में और ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टूडेंट जब आते हैं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उनको एक जैसी तैयारी करनी पड़ती है, वहीं प्रतिस्पर्धा वहीं पर होती है।
सर, सीमित समय में बेहतर तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को किस तरह से पढ़ाई की योजना बनानी चाहिए? इसमें दो बात है, एक तो टाइम मैनेजमेंट है, समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, और हमेशा आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। जैसे मैं अक्सर अखबारों में पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूँ कि मैं 18 घंटा पढ़ता हूँ, 20 घंटा पढ़ता हूँ। ये थोड़ा रेलेवेंट भी नहीं लगता है कि कोई इतना लगातार कैसे पढ़ेगा, तो बिल्कुल थक जाएगा परीक्षा आते आते। ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी टाइम दीजिए। जब तक आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है तभी तक पढ़िए, बीच में रिलैक्स भी रहिए, गाना भी सुनिए, व्यायाम भी कीजिए, म्यूजिक भी सुनिए, घूमिए भी, लोगों से बात भी करिए, आइडिया शेयर करते रहिए। तो सारा तैयारी का ही पार्ट है। तो एक साथ कि इतने घंटे हम पढ़ाई करके निकाल लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। घंटों से कभी पढ़ाई का आकलन मत कीजिए, क्वालिटी ऑफ टाइम दीजिए। जितना देर आप पढ़ें, चीज़ों को कितना समझ पाते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सर, अक्सर अब ऐसा होता है कि जो अभ्यर्थी होते हैं वो जो पास्ट ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, उनसे सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए, काफ़ी कम से कम मिनिमम 8 से 10 घंटों का वक्त देना चाहिए पढ़ाई को। तो सर, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, पहले तो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए कि जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं। दूसरे लोगों से जितना आप मोटिवेट होंगे, उससे ज़्यादा जो कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, स्वनुशासित रहिए। आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग कहते हैं कि इतने घंटों की उन्होंने पढ़ाई की है, आप भी घंटा से कंपेयर करके देख लीजिए आप, ऐसा कुछ होता नहीं है। इन सब चीज़ों का कॉपी करना कि फलाने ने इतने घंटे की पढ़ाई की है, ये बहुत फ्रूटफुल नहीं होता है। आप खुद अपना आकलन कीजिए, वही आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सर, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर अभ्यर्थियों को 1 या 2 बार असफलताएं मिलती है तो उसके बाद उनका मनोबल काफ़ी गिर जाता है। तो सर, ऐसे अभ्यर्थियों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक सवाल शायद सभी छात्रों के लिए है कि 1-2 बार असफल हो जाते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये सही बात है, बट इसी को ओवरकम करना पड़ता है। आपने देखा होगा रिजल्ट, पिछले यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, और भी राज्य आयोगों का भी निकलता रहता है। बहुत ऐसे कैंडिडेट एस्पायरेंट मिलेंगे आपको जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बार पीटी तक क्वालिफाई नहीं किया, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किए, लेकिन फिर वो फाइनल में हुए और अच्छे रैंकिंग के साथ है। इसका ये मतलब नहीं कि रातों रात उनके अंदर मेरिट आ गया। कंसिस्टेंटली लगातार प्रयास करते रहे और नॉलेज को बढ़ाते रहे, और एक ऐसे स्ट्रैटेजी पर काम करते रहे जो उनके लिए लास्ट में बहुत फ्रूटफुल हुआ। कि हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, फिर भी आंधियों में चिराग जलते रहे, लेकिन कभी कभी दिए बुझ जाते हैं अपने ही तेल की कमी से। हर बार दोष हवाओं का नहीं होता। तो यहाँ जो अपने तेल की बात की है, आपके आत्मविश्वास की बात है। आपका जो आत्मविश्वास, वही फ्यूल का काम करेगा। तो तमाम कठिन परिस्थितियाँ अगर आपकी लाइफ में हो तो आत्मविश्वास बनाए रखिए। तो ये असफल होने से बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि एक हमने कॉलेज टाइम में सुना था कि जागती आँखों में अगर सपने महफूज हों तो लाख करवटें बदलिए, सोने में वक्त तो लगता है। और बस एक हार से सब कुछ खत्म नहीं होता, उम्मीदों की ज़मीन बंजर होने में वक्त तो लगता है। तो प्रयास करते रहिए लगातार। निराशावादी सोच रखने का मतलब है कि आप असफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर ओवरकम करने की ज़रूरत है। आप सफल होंगे एक दिन, 1-2 असफल हो जाने से आपका जीवन प्रभावित बिल्कुल नहीं होगा। आप लगातार प्रयास करते रहिए, अंतिम विजय, अंतिम सफलता आपको निश्चित मिलेगी। थैंक यू। पढ़ाई के दौरान समय प्रबंधन कितना ज़रूरी है, या जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, समय प्रबंधन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसे कैसे और बेहतर किया जा सकता है? समय प्रबंधन पे सर थोड़ा अभ्यर्थियों को देखिए, गाइड करें। समय प्रबंधन के बारे में बता दें कि नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है कि हमको 8 घंटा सोना चाहिए। अब नींद को कम करने के लिए आप चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, नींद को भगा के रखेंगे, तो इसके आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचिए, पर्याप्त नींद लीजिए, 8 घंटा ज़रूर सोइए, और उसी हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट कीजिए कि कौन सा टाइम में कौन सा टॉपिक हमको टच करना है। जो टॉपिक आपको लगता है कि इसमें बहुत हमारी फुल प्रूफ तैयारी है तो उससे कम टाइम दीजिए, लेकिन जो पार्ट कमज़ोर लग रहा है तो उसमें ज़्यादा समय दीजिए। तो समय प्रबंधन कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि अलग अलग तरह से डिसाइड किया जा सकता है। स्टूडेंट खुद डिसाइड कर लेता है कौन सा पोर्शन हमको पहले पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो टाइम मैनेजमेंट व्यक्ति खुद सेट करता है। परीक्षा के ठीक पहले सर अभ्यर्थियों को किन बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए? जब परीक्षा बहुत करीब आ जाए तो नए टॉपिक को मत पढ़िए,
क्योंकि आपको एक भ्रम की स्थिति बने कि अभी हमको इतना पढ़ना बाकी है, एक साइकोलॉजिकल आप दबाव में आ जाएंगे। तो जो कुछ आपने तैयारी की उसका लगातार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करते रहने से आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल हाई रहेगा, आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो नए टॉपिक पढ़ने से थोड़ी परेशानी रहती है एक, और दूसरा है कि जब परीक्षा एकदम करीब आ जाए तो इस विषय पर अन्य छात्रों से डिस्कशन करना कभी कभी हानिकारक हो जाता है। तो उस समय स्व केंद्रित रहिए, आत्म केंद्रित रहिए और अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखिए, अपने मेरिट पर भरोसा रखिए। बहुत आइडिया शेयर करने से कभी कभी संघर्ष की स्थिति बनती है, लगता है कि अच्छा ये पोर्शन मुझे छूट गया, अभी और पढ़ना चाहिए था, तो कॉन्फिडेंस के लेवल को कम कर देगा। इसलिए लास्ट आवर में बहुत इस विषय को लेकर बहुत डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। सर जैसा कि अभी आपने बताया रिवीजन करना चाहिए, तो सर मेरा प्रश्न ये होगा कि रिवीजन के साथ क्या मॉक टेस्ट, जैसा कि कोचिंग संस्थान हो गए और भी बहुत सारे शिक्षक जो तैयारी करवाते हैं उनका कहना होता है कि मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है, तो क्या रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है? देखिए, मॉक टेस्ट नॉर्मली इंटरव्यू जब शुरू होता है उसके पहले लोग मॉक टेस्ट में भाग लेते हैं प्रतिभागी, वैसे इंस्टीट्यूशन या वैसे जो संस्थान है वहाँ पर जाते हैं। लेकिन नॉर्मली तैयारी करते समय मित्रों के साथ डिस्कशन करना ही मॉक टेस्ट की तरह होता है। अलग से किसी जगह मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं। वो मॉक टेस्ट है क्या? ये तो स्वयं आकलन करने के लिए मोडस ऑपरेंडी है, पैटर्न है। अगर कहीं से भी आपको बुकलेट मिलता है, कहीं से भी कोई भी टेस्ट सीरीज जो होता है उसमें आप भाग लीजिए और उसका आंसर देकर आप खुद आकलन कर सकते हैं कितना मैं परसेंट ठीक कर रहा हूँ और मुझे क्या करने की आवश्यकता है। तो ये तो आप खुद आकलन कर सकते हैं। इसके लिए किसी खास इंस्टीट्यूशन में जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। खासकर मॉक टेस्ट के मामले में नॉर्मली इंटरव्यू की तैयारी में ही लोग सिस्टम को समझने के लिए जाते हैं। सर जो अभ्यर्थी पहली बार परीक्षाओं की तैयारी में आ रहे हैं या जो पहली बार परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो सर आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? पहली बार जो तैयारी करके परीक्षा में आ रहे हैं उनके पास तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कूल रहें, रिलैक्स रहें और अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आत्म सुधार करने का ही मौका मिलेगा। लेकिन बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं जो पहली बार में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब है कि उनका माइंडसेट बहुत क्लियर था और स्ट्रैटेजी बहुत पहले से बना हुआ था। उसी स्ट्रैटेजी पर, उसी समय प्रबंधन पर, उसी अनुशासन पर, उसी डेडिकेशन से, उसी कंसिस्टेंसी से आगे बढ़े, इसलिए सफलता मिली है। इसलिए पहली बार दूसरी बार जैसी कोई बात नहीं होती है, पहली बार भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पहली बार में ही आप फुल प्रूफ तैयारी करके आए हैं, इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं। सर आज के परिवेश में बहुत ज़्यादा कठिन कंपटीशन हो गया है, अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा से ही गुजरना पड़ता है, तो सर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? देखिए, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष से गुजरना ही पड़ेगा। आप शॉर्ट रूट से अगर निकलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भ्रम की स्थिति में हैं, आपको कड़े मुकाबले से गुजरना ही होगा। और कहते हैं कि जो चलता है संघर्ष की राह पर अपनी ज़िंदगी वही बदलता है, और जो जीतता है अंधेरों से जंग सूरज बनकर वही निकलता है। तो जब तक आप स्ट्रगल ही नहीं करेंगे तब तक लाइफ में आप सफलता की गारंटी कैसे लेंगे? आपको तो कड़ा संघर्ष गुजरना ही पड़ेगा। सर और अंत में परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितनी डिग्रियाँ लिए हैं डिफरेंट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इंजीनियरिंग किए हैं, मेडिकल साइंस से, एग्रीकल्चर, डिजास्टर, अलग अलग फील्ड से आप आए हैं, जब कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो सबके लिए सिलेबस एक जैसा हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग नॉलेजेबल पर्सन आए हैं, तो आपको उनसे कम्पीट करना होगा। ये कोई सामान्य परीक्षा तो होती नहीं है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, तो इसमें ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं देखता हूँ खासकर देहात के बच्चे जब कभी हमसे मिलते भी हैं तो उनको ये भ्रम रहती है कि सर हम लोग के पास संसाधन बहुत कम है, पेरेंट्स उस तरह के बहुत डेडिकेटेड नहीं हैं, पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा वैसे लोगों को कि आप इसकी परवाह मत कीजिए कि पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है। आप कंपटीशन में हैं, आपकी योग्यता मापी जाएगी, आपका आकलन किया जाएगा, तो इसका बिल्कुल भूल जाइए। और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना कि विरासत तय नहीं करते भविष्य के फैसले, ये आपकी उड़ान तय करते हैं कि आसमां किसका होगा। तो अगर आपके घर में कल तक कोई सफल नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आप सफल नहीं होंगे, आपके घर से ही पहला सूरज निकलेगा। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल और प्रेरणादायक शब्दों में हमारे अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया है।
उम्मीद है कि अभ्यर्थियों को काफ़ी मदद मिलेगी उनकी तैयारी में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।